नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहू अपने नए घर और पैसों की शान दिखाते हुए सुमित्रा जी से बोली, यह घर मैंने पूरे 1 करोड़ में बनवाया है। जरा ध्यान से देखिए, हर एक चीज मेरी पसंद की है। फर्नीचर से लेकर इस चमचमाते फर्श तक, जिसका पत्थर मैंने खास तौर पर बाहर से मंगवाया है। इसमें तो अपना चेहरा भी साफ दिख जाता है। उसकी आवाज में अपनापन कम और घमंड ज्यादा झलक रहा था। काव्या उन्हें पूरे घर में घुमा रही थी, जबकि पीछे पीछे सुमित्रा जी अपने बेटे बहू की तरक्की देखकर सच में बहुत खुश थी। माँ का दिल तो हमेशा बेटे की खुशियों में ही बसता है। घर के कुछ कमरों में अभी काम चल रहा था, तभी अनजाने में सुमित्रा जी के पास रखा पेंट का डिब्बा टकरा गया और फर्श पर फैल गया। पल भर में ही माहौल बदल गया। काव्या का चेहरा गुस्से से तमा उठा। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इतना महंगा फर्श खराब कर दिया आपने। बड़ी मुश्किल से यह घर बनाया है हमने, आपसे संभलता ही नहीं। आप तो जिंदगी भर ऐसा घर खरीद नहीं सकती। एड़िया घिस जाएगी एक कमरे के बराबर घर लेने में। आपकी और पिताजी की औकात नहीं है ऐसे घर की। यह सुनकर सुमित्रा जी एक कोने में सहमी खड़ी रह गई, जैसे उनकी सारी खुशी अचानक कहीं खो गई हो। काव्या ने फिर कड़क आवाज में कहा, वहाँ खड़ी क्या है? जाइए बालकनी से पोंछा लाइए और खुद ही साफ कीजिए, अपने गंदा किया है। तभी पीछे से उनके पति रामेश्वर जी आ गए और अपनी पत्नी को झुके हुए फर्श पर साफ करते देख बोले, क्या हुआ सुमित्रा, तुम क्यों साफ कर रही हो? सुमित्रा जी ने धीमे स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई, पैंट गिर गया। बहू नाराज हो गई है। रामेश्वर जी ने समझाते हुए कहा, अरे गलती से हुआ है, कोई जानबूझकर थोड़ी करता है। घर में इतने लोग हैं, किसी से भी साफ करवा सकती थी। उनकी बात सुनकर काव्या तुनक कर बोली, जिसने गंदा किया है वही साफ करेगा, और वैसे भी ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है इन्हें, औकात नहीं है ऐसे घर में रहने की। मेरे घर के नौकर भी इनसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। इतना कहकर वह अपनी हील की आवाज करते हुए कमरे में चली गई और अपने पति आर्यन से शिकायत करने लगी, देखो तुम्हारी माँ ने आते ही घर गंदा कर दिया। यह सुनकर आर्यन गुस्से में स्टोर रूम की तरफ आया और बोला, माँ ध्यान से काम किया करो, अब इसे अच्छे से साफ करो, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि बेटी बहू ने उन्हें इतना अपमानित कर दिया? दरअसल सुमित्रा जी और रामेश्वर जी अपने बेटे बहू के बुलावे पर दिवाली मनाने आए थे। कुछ दिन पहले ही आर्यन का फोन आया था, पिताजी हमने नया घर लिया है, पहली दिवाली है, आप दोनों जरूर आइए। बहुत समझाने के बाद भी बेटे की जिद के आगे उन्हें आना पड़ा। जब वे सुबह सुबह घर पहुंचे तो काव्या और आर्यन कमरे से बाहर आए, औपचारिकता निभाते हुए उनके पैर छुए और उसके बाद काव्या किचन की ओर मुड़कर अपने नौकर को आवाज देते हुए बोली, घर में कुछ मेहमान आए थे तो काव्या ने नौकरों को आवाज देते हुए कहा, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अपने ही बेटे बहू के घर में अपने लिए मेहमान शब्द सुनकर रामेश्वर जी और सुमित्रा जी को बहुत अटपटा लगा। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमित्रा जी मन ही मन सोचने लगी, क्या हम अपने ही बच्चों के घर में मेहमान हैं? क्या बहू बेटे का घर हमारा घर नहीं होता? खैर अभी अभी आए थे, इसलिए कुछ कहना उन्हें उचित नहीं लगा। चाय नाश्ते के बाद काव्या उन्हें घर दिखाने ले गई। वह हर एक चीज बड़े गर्व से दिखा रही थी और साथ साथ उसकी कीमत भी बता रही थी। यह इतना महंगा है, यह खास मंगवाया है, हर चीज बहुत कॉस्टली है। घर घूमते वक्त ही सुमित्रा जी के हाथ से पैंट फैल गया। सारा पैंट साफ करने के बाद रामेश्वर जी और सुमित्रा जी हॉल में आकर सोफे पर बैठने ही वाले थे कि काव्या आकर बोली, आपके हाथ गंदे हैं और शायद कपड़ों पर भी पैंट लगा है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो हमारा सोफा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफा खरीदा है मैंने,
पूरे 50,000 का आया है। अपनी बहू की यह बात सुनकर रामेश्वर जी उसका चेहरा देखते ही रह गए। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तभी काव्या ने फिर ताना मारा, और माँ जी, आप ये कैसी साड़ी पहन कर आई हैं? क्या आपके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं? आपको पता है, हमारी काम वाली भी ऐसी साड़ी नहीं पहनती। आप तो बिल्कुल गांव की गंवार लग रही है। यह तो नहीं कि अपनी बहू के पास आ रही हो तो कुछ अच्छा पहन लेती। गांव में कुछ भी पहनती रहो, लेकिन जब मेरे पास आओ तो सूट पहना करो। सुमित्रा जी ने नम्रता से कहा, बेटा, मैंने शादी के बाद कभी सूट पहना ही नहीं। ससुराल आने के बाद से साड़ी ही पहन रही हूँ। अब तो आदत हो गई है, और मेरे पास सूट है भी नहीं। तभी अंदर से आर्यन भी आ गया और बोला, अच्छा, सूट नहीं है तो कोई बात नहीं। काव्या, तुम जो नौकरानियों को दिवाली पर देने वाली थी, उन्हीं में से 2 सूट माँ को दे दो। अपने लिए सिलवा लेगी, और जब तक हमारे पास रहेगी सूट ही पहनेगी। हम साड़ी नहीं पहनने देंगे। साड़ी में तो हमें किसी को बताने में शर्म आएगी कि ये हमारी माँ है। बिल्कुल नौकरानी लगती है। यह सुनकर रामेश्वर जी की सहन शक्ति जवाब देने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा साड़ी पहनी है और वही पहनेगी। अगर तुम्हें इससे परेशानी थी तो हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या हमें यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया है? पिता की बात सुनकर आर्यन थोड़ा सहम गया और बोला, ठीक है, माँ को जो पहनना है पहने दो, लेकिन काव्या जितना अपमान करना चाहती थी वह कर चुकी थी और अपने पति से भी करवा चुकी थी। पता नहीं क्यों वह शुरू से ही अपने सास ससुर से चिढ़ती थी, और अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का उन्हें बहुत घमंड था। कुछ देर बाद सुमित्रा जी ने धीरे से पूछा, बेटा, मेरा कमरा कौन सा है? मुझे अपना सामान कहाँ रखना है? मेरा बैग अभी हॉल में ही रखा है। काव्या ने तुरंत जवाब दिया, हाँ माँ जी, जिस कमरे में आपने पैंट फैलाया था वही स्टोर रूम है। आप अपना सामान उसी में रख लीजिए। यह सुनकर सुमित्रा जी के मुंह से निकल पड़ा, क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में 5 कमरे हैं, और हमें स्टोर रूम रहने के लिए दे रही हो? सुमित्रा जी की आवाज में हल्का सा दर्द था। काव्या तुरंत बोली, वह क्या है ना पापा जी, अभी घर नया नया बना है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली नहीं है, और जो 2 कमरे खाली हैं उनमें हमारे मायके से लोग आने वाले हैं। बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली रखे हैं। आप लोग तो अपने ही हैं, आपको तो कहीं भी रख सकते हैं। यह सुनकर सुमित्रा जी ने चुपचाप अपने पति रामेश्वर जी का हाथ थामा, दूसरे हाथ से अपना बैग उठाया और बोली, चलो हम चलते हैं। अच्छा ही है वह कमरा, क्या बुराई है इसमें, पूरा पक्का है और नीचे अच्छा फर्श भी है। कमरे में पहुंचकर रामेश्वर जी भारी मन से बोले, मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी, हमें नहीं आना चाहिए था। बहू तो बहू, बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा। अरे, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ा है, जिसने उसे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, जैसे उसे बड़ा करने में हमारा कोई योगदान ही नहीं रहा हो। कैसे मैं गांव में उधारी लेकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देता था, मेरा बेटा यह सब भूल गया। आज इसके पास पैसे आ गए हैं तो उसी की चमक में इतना खो गया है कि अपने माँ बाप का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहा। अपने पति का गुस्सा और दर्द देखकर सुमित्रा जी धीरे से बोली, आप शांत रहिए, हम लोग बस 4 दिन के लिए आए हैं, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। क्यों इतना मन खराब कर रहे हैं? रामेश्वर जी बोली, नहीं सुमित्रा, मैं परेशान नहीं हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटा अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमें ऐसे दिखा रहे जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। अरे, हम भी अपने गांव के जमींदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है। मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे भी पेंशन मिलती है। हमने कोई गरीबी में जीवन नहीं बिताया,
हम भी अपने गांव में इज्जत और आराम से रहते हैं। हमारे भी ठाट है, लेकिन बहू को लगता है कि उसने घर खरीद लिया है तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और हमें भी अपने पैसों का दिखावा दिखा रही है। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस जल्दी से दिवाली का त्योहार निकले और उसके बाद हम वापस अपने गांव चलेंगे। सुमित्रा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से सुमित्रा जी और रामेश्वर जी ने अपने बेटे बहू के घर में 4 दिन गुजारे। हर एक पल उन्हें पहाड़ जैसा भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी एक साथ थे तो आपस में सुख दुख बांट लेते थे। दिवाली की पूजा वाले दिन काव्या अपनी सास सुमित्रा जी के पास आकर बोली, माँ जी, आज मेरी खाना बनाने वाली ने छुट्टी ले ली है और मेरे पास ऑफिस का थोड़ा काम भी आ गया है, तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। यह कहकर वह रसोई में भोग के लिए 2-3 सब्जियां, पूरी, खीर और 2 मिठाई बनाने को बता देती है और कहती है, आप ये सब बना लेना, मैं आकर आपकी सहायता कर दूंगी। सुमित्रा जी कुछ कह पाती उससे पहले ही काव्या अपनी बात अधूरी छोड़कर वहां से चली गई। दिवाली का त्योहार था, खाना तो बनाना ही था, इसीलिए सुमित्रा जी रसोई में चली गई। उन्हें कुछ भी सामान ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने काम शुरू किया। काव्या ने कहा था कि वह मदद करेगी, लेकिन उसका तो कहीं अता पता ही नहीं था। सुमित्रा जी ने फ्रिज से निकालकर 2 सब्जियां बना ली, आटा गूंथ लिया, खीर बना ली और धीरे धीरे लगभग सारा काम कर लिया। लेकिन काव्या एक बार भी रसोई में झांकने तक नहीं आई। उसे तो जैसे लग रहा था कि रसोई में उसकी सास नहीं बल्कि कोई काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनने के बाद दिवाली की पूजा हुई। अगले दिन सुबह ही रामेश्वर जी अपने बेटे आर्यन से बोले, बेटा, मेरा टिकट निकाल दो, मैं देख लूं मेरी ट्रेन कितने बजे है, उसी हिसाब से स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा, कहीं देर ना हो जाए। आर्यन टिकट निकालकर अपने पिताजी के हाथ में देते हुए बोला, आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे है। सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू से पूछा, बेटा, अब तुम लोग घर कब आओगे, बहुत दिनों से घर नहीं आए। आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ, अभी मेरे पास घर आने का समय नहीं है, कभी टाइम मिला तो बता दूंगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी सुमित्रा जी काव्या के पास जाकर बोली, बेटा, तुम भी बहुत दिनों से घर नहीं आए हो, तुम दोनों की छुट्टी मिले तो घर जरूर आना। काव्या रोब दिखाते हुए बोली, मेरे मायके में मेरे भाई की शादी एक विधायक की बेटी से तय हुई है, 6 महीने बाद उसी की शादी है, उसी में आऊंगी अगर समय मिला तो। इस तरह उसने घर आने की बात में भी अपने मायके का दिखावा कर ही दिया। आखिरकार रामेश्वर जी और सुमित्रा जी स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे बहू के बारे में क्या कहे। जितनी खुशी से वे आए थे उतनी ही उदासी लेकर वापस जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीत गया। 6 महीने बाद आर्यन का फोन आया, पिताजी, मेरे ससुराल में शादी है, मैं और काव्या दोनों आ रहे हैं, एक दिन का समय अतिरिक्त है तो सोचा आप लोगों से भी मिलते चले, लेकिन हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे क्योंकि गांव में हमारा मन नहीं लगता, न वहाँ सुविधाएं हैं न कोई खास इंतजाम, इसीलिए सिर्फ एक दिन के लिए आएंगे। सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के आने की बात सुनकर खुश हो गई कि चलो, इतने समय बाद वे घर आ रहे हैं। बेटे बहू शादी में शामिल होकर जब गांव पहुंचे तो घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने रामेश्वर जी को फोन किया और पूछा, पिताजी, हमारा घर कहाँ है? मुझे तो अपनी गली में अपना घर दिख ही नहीं रहा। जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर था वह कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी जगह तो एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। उस चमचमाते गेट को देखकर बहू और बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। जब उन्होंने उस गेट के ऊपर सुमित्रा देवी और रामेश्वर कुमार के नाम की नेम प्लेट देखी तो वे भी नजदीक जाकर उसे ध्यान से देखने लगे। नाम तो उनके माता पिता का ही था,
तभी दरवाजे के अंदर से रामेश्वर जी बाहर आए और बोले, आ जाओ बेटा, यह अपना ही घर है। यह घर मैंने पिछले 6 महीनों में ही बनवाया है। पिताजी के इस शानदार घर को देखकर काव्या और आर्यन हक्के बक्के रह गए। इतना सुंदर और बारीक नक्काशी वाला घर, चारों तरफ चमचमाता मार्बल और आंगन में ऐसे सुंदर पेड़ पौधे लगे थे कि किसी का भी मन मोहित हो जाए। घर को देखकर काव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके कदम जैसे अंदर बढ़ ही नहीं रहे थे। रामेश्वर जी मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, आराम से अंदर आओ, यह अपना ही घर है, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या जैसे तैसे अंदर आई तो देखा कि घर अंदर से डुप्लेक्स बना हुआ है। हॉल से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगी थी। नीचे 2 कमरे, एक किचन, एक बड़ा सा हॉल था। किचन से देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही थी। रसोई में सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के स्वागत के लिए हलवा बना रही थी और उन्होंने खुशी से ढेर सारा खाना तैयार कर रखा था। रसोई से बाहर आकर सुमित्रा जी बोली, अरे बहू, तुम आ गई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन काव्या और आर्यन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हॉल में रखा शानदार सोफा देखकर तो वे और भी हैरान रह गए। उनका खुद का सोफा इनके सामने फीका लग रहा था। फर्नीचर भी रामेश्वर जी ने बहुत सोच समझकर दूर दूर से मंगवाया था, जिसकी चमक देखते ही बनती है। काव्या रसोई में गई तो देखा कि वहां भी हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। आरओ से लेकर चिमनी तक किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा जी ने प्यार से अपनी बहू का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। चाय नाश्ते के बाद सुमित्रा जी फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। काव्या आश्चर्य से बोली, माँ जी, मेरा कमरा? रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, हमारे यहाँ बहू बेटे के लिए अलग से कमरा बनवाया जाता है, स्टोर रूम नहीं दिया जाता। स्टोर रूम? सब सुनते ही काव्या और आर्यन दोनों शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। आखिरकार आर्यन से रहा नहीं गया और वह अपने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, आपने इतना सुंदर घर कब और कैसे बनवाया? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता था कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो, हम नहीं? तुम शायद भूल गए हो कि हम अपने गांव के जमींदार हैं। हमारे पास 30 बीघा जमीन है और मेरी पेंशन भी आती है, इसीलिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम जो चाहें वह कर सकते हैं। बस हमने अब तक इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि हमें दोनों को ही रहना था, तो सोचा क्यों बेवजह इतना निवेश करें। लेकिन जब से हम तुम्हारे घर से लौटे हैं, तब से हमें लगा कि हमें अपने पैसों को अपने ऊपर ही खर्च करना चाहिए, वरना लोगों को लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे, हमारे 30 बीघा जमीन में से मैंने 15 बीघा जमीन बेचकर यह आलीशान बंगला बनवाया है, सारा फर्नीचर खरीदा है और जो चीज़ें शहरों में भी नहीं मिलती वह सब अपने घर में लगवाई है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। रामेश्वर जी बोले, सुमित्रा, जरा दरवाजा खोल कर आओ, वह सफाई करने वाला आया होगा। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, पापा, गांव में भी अब सफाई करने वाला मिलने लगा? रामेश्वर जी ने कहा, हाँ बेटा, वह हमारे स्कूल के मालिक का बेटा है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे घर में बागवानी और सफाई का काम दे दिया और इसके बदले हम उसे पैसे देते हैं, साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। अपनी नौकरी और पैसों का घमंड करने वाली काव्या आज सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सोफे पर बैठे रामेश्वर जी अपने बेटे के झुके हुए चेहरों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहे थे कि आज उन्होंने बिना कुछ कहे ही उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया जो वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। काव्या को बार बार अपनी वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम में रहने को कहा था।
उनका अपमान किया था, यहाँ तक कि अपनी सास को नौकरानी तक कह दिया था। अचानक वह उठकर सुमित्रा जी के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत नासमझ थी जो हर किसी को पैसों से आंकती रही, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। रामेश्वर जी हंसते हुए बोले, बेटा, कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाया जाता। किसी को उसके कपड़ों से छोटा या बड़ा समझना समझदारी नहीं होती। बहू और बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। खाना खाने के बाद वे दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, आज बहू बेटे घर में आए हैं तो घर सच में घर जैसा लग रहा है। रामेश्वर जी बोले, भगवान का शुक्र है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने हमें अपने घर बुलाकर जो अपमान किया था, आज हमने उन्हें अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ सब ऐसा सबक सिखा दिया जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्हें लगता था कि सिर्फ उनके पास ही पैसा है, लेकिन आज समझ आ गया होगा कि असली बड़ा वही होता है जो दिल से बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।